ये हमने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री में साइंस में अच्छे से डेप्थ में कंप्लीट किया है। हमने उसमें कुछ चीज़ें देखी जैसे बेकिंग सोडा के यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, वॉशिंग सोडा के यूजेस। हमने उसी लेक्चर में उन यूजेस को किताब से तो बहुत आगे बढ़ के समझा दिया, लेकिन फिर भी हमने ये माना और आपसे कहा कि हम उन पर एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखेंगे और उन्हें समझाएंगे। क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं तो हम उन यूजेस को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन, हाउ ब्लीचिंग पाउडर रिमूव्स कलर्स। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच पर्पस के लिए यूज़ होता है, कलर रिमूव कर देता है ना। बालों को ब्लीच कर लेते हैं ना, कई लोग ब्लैक हेयर होते हैं ब्लीच कर लेते हैं, फेस पे ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच लगाते हैं ना। तो वो पूछा जा रहा है कि हाउ ब्लीचिंग पाउडर रिमूव कलर्स, कैसे रिमूव करता है। ब्लीचिंग पाउडर दैट इज़ CaOCl2 दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। तो चलिए आंसर करते हैं, वो क्या है। आंसर इज़ केमिकल कंपाउंड्स, कुछ केमिकल कंपाउंड हैं कॉल्ड क्रोमोफोरस। क्रोमो मने लाइट, है ना। सो केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड क्रोमोफोर्स cause colors by reflecting a certain portion of the visible spectrum of light। तो क्रोमोफोर्स नाम के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि कलर्स को जन्म देते हैं। आपके कपड़ों में, पेड़ पत्तों में, आपके बालों में, तमाम जगह पर क्रोमोफोर्स हैं। दे आर द मॉलिक्यूल्स। कौन से? सो क्रोमोफोर क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कलर, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। तो ऐसे में आप ऐसा मान लीजिए कि कोई एक मॉलिक्यूल इन होल आपने लिया, उसका वो हिस्सा जो उस पूरे मॉलिक्यूल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट पार्ट इज़ अ क्रोमोफोर। एंड क्रोमोफोर इन इटसेल्फ इज़ अ केमिकल कंपाउंड, है कि नहीं। तो सपोज देयर इज़ अ मॉलिक्यूल और कई मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी एक चीज़, तो मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जो उस मॉलिक्यूल को रंग प्रदान करता है वो क्रोमोफोर कहलाता है। क्रोमोफोर अपने आप में केमिकल आइटम है, दैट इज़ अ केमिकल कंपाउंड। तो वही यहाँ पे लिखा है कि क्रोमोफोर इज़ द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। द कलर दैट इज़ सीन बाय आवर आई इज़ दैट ऑफ द लाइट नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट विद इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। तो कलर क्या है? कलर हमारी आँखों के द्वारा देखे जाने वाला लाइट का, प्रकाश का वो हिस्सा है जो किसी भी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, रिफ्लेक्ट कर दिया है। एब्जॉर्ब नहीं किया है, रिफ्लेक्ट कर दिया है। और ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर लाइट की बात की गई है, ये विजिबल लाइट की बात की गई है। इट इज़ अ विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट जिसमें 7 कलर्स हैं, जिसे आप स्पेक्ट्रम भी कह देते हैं, तो स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि जो सन से आने वाली लाइट है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ विजिबल लाइट होता है, ऐसा नहीं है। विजिबल लाइट के बाहर भी लाइट डिफरेंट फॉर्म्स में है जो कि इनविजिबल है, हमें नहीं दिखती है। वो मैंने यहाँ लिखा है, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी विजिबल लाइट। तभी तो यहाँ पे वर्ड विजिबल लाइट यूज़ होता है। इसका मतलब सन से जो आ रहा है उसमें कुछ इनविजिबल भी है। सूर्य से जो आ रहा है वो प्रकाश हमें दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, जिसमें 7 रंग हैं, है ना। लेकिन इस विजिबल लाइट के अगल बगल कुछ इनविजिबल भी है जो ह्यूमन आई नहीं देख पा रही है। सो द ह्यूमन आई कैन ओनली सी विजिबल लाइट
बट लाइट कम्स इन अ मैनी अदर कलर्स, बट लाइट और कलर्स में भी आती है सन से। सिर्फ विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में जो कलर्स हैं वही नहीं हैं, और भी कलर्स में लाइट आती है। जैसे रेडियो रेज आती है ना अलग अलग, जैसे इंफ्रारेड, जैसे अल्ट्रावायलेट, जैसे एक्स रे, जैसे गामा रे। तो ये सारे भी विजिबल लाइट के अलावा हम तक आते हैं। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे और ये रेडियो। तो ये विजिबल लाइट के बाहर के रेज हैं, कलर्स हैं, और हम ह्यूमन आई से डिटेक्ट नहीं कर पाता, देख नहीं पाता, तो हमें ये नहीं दिखते। हमें वही कलर नज़र आते हैं जो विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। ओके, लेकिन विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम के बाहर भी देयर आर कलर्स, बट हम उन्हें परसीव नहीं कर पाते। इतना हमें पता होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? ये यूज़ होगा अभी, तभी मैंने बताया। और फिर हम जब किसी चीज़ में कलर देख पा रहे हैं, वो इसलिए कि वो जिस भी किसी आइटम को आप देख रहे हैं उसमें क्रोमोफोर्स प्रेजेंट हैं। क्रोमोफोर्स असल में क्या है? किसी भी तरह का ये केमिकल कंपाउंड है जो उस ऑब्जेक्ट के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कलर हमने परसीव किया है उस ऑब्जेक्ट का। और ह्यूमन आई कलर कैसे परसीव करती है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, जैसे सपोज़ कीजिए इस मार्कर पे सन की आने वाली विजिबल लाइट फॉल हुई, और ये विजिबल लाइट इस ऑब्जेक्ट ने किस मैनर में रिफ्लेक्ट बैक की है, आप इस ऑब्जेक्ट का वैसा ही कलर परसीव करेंगे। तो उस स्पेक्ट्रम में, विजिबल लाइट में पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आया, रेड ग्रीन ब्लू सारा पूरा स्पेक्ट्रम इसके पास आया। उसमें से कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो गई और कौन कौन सी रिफ्लेक्ट हुई, उसके बेस पे डिसाइड होगा इसका कलर क्या है। तो मान लीजिए कि रेड, ग्रीन और ब्लू इस पे फॉल हुई, रेड और ब्लू एब्जॉर्ब हो गई, ग्रीन रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये आपको ग्रीन दिखेगा। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का रंग वो होता है जो लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम जो उस पर फॉल हुआ, उसमें से जो कलर उसने एब्जॉर्ब ना करके रिफ्लेक्ट कर दिया है, वही उस ऑब्जेक्ट का कलर हो जाएगा। तो मैंने लिखा है कि द कलर दैट इज सीन बाय आवर आईज इज दैट ऑफ द लाइट नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट विद इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। ओके, इसके अलावा हमने लिखा है क्रोमोफोर क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर, द कलर ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, और ऐसे में ही हमने ये आंसर लिखा है कि हाउ ब्लीचिंग पाउडर रिमूव्स कलर्स। तो आंसर इज केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड क्रोमोफोर्स कॉज कलर्स बाय रिफ्लेक्टिंग अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द visible spectrum of light. For example, a blue dress contains chromophores that reflect blue light that our eyes sees as the color blue. तो जो ब्लू ड्रेस आपने असल में पहनी है, उसमें ऐसे क्रोमोफोर्स हैं जो उसके ऊपर जब विजिबल लाइट फॉल करेगी अपना पूरा स्पेक्ट्रम लेके, तो वो ब्लू ड्रेस के क्रोमोफोर्स कुछ इस नेचर के हैं कि वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो इसलिए आपकी आईज़ उस ड्रेस को ब्लू परसीव करेंगी। ओके, दिस चेंज्ड क्रोमोफोर सॉरी तो ये हो गया ब्लू कलर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? ब्लीच वर्क्स बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन ए प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये तो हमने लेक्चर में भी समझा था। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट करवाते हैं तो फिर ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से जो ब्लीचिंग पाउडर है या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, ये एक तरह का ऑक्सीडेशन एजेंट भी है, ये ऑक्सीडाइज़र भी है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कराता है किसी की। तो ब्लीच वर्क्स बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन. The oxygen molecules released by bleach
अब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे उस प्रोसेस के दौरान ब्रेकअप द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ क्रोमोफोर्स, तो क्रोमोफोर्स के जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो ऑक्सीजन उन्हें ब्रेक करेगा। आई बात समझ में? वो उसे ब्रेक कर देगा, और जब वो उसे ब्रेक कर देगा तो क्रोमोफॉर्म्स बदल गए, जो उनका ओरिजिनल नेचर है वो ओरिजिनल नेचर नहीं रहा, है कि नहीं? मान लीजिए कि कपड़ा है, उस कपड़े पे कई तरह के दाग धब्बे आपको महसूस हो रहे हैं, स्टेन्स, आपको कई स्टेन्स फील हो रहे हैं, आप उसे बिल्कुल उजला सफ़ेद दिखाना चाहते हैं तो आप उसको ब्लीच करेंगे। तो इस समय उसमें स्टेन्स इसलिए नज़र आ रहे हैं कि उसमें जो पर्टिकुलर क्रोमोफोर्स हैं वो क्रोमोफोर्स पर जब विजिबल लाइट ऑफ सन फॉल कर रही है तो उसमें से वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर कलर्स को उस विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में से वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जिन्हें वो पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वैसे ही स्टेन्स नज़र आ रहे हैं, उसी कलर के स्टेन्स नज़र आ रहे हैं। और अब हम चाहते हैं कि ये जो क्रोमोफोर्स हैं ये उन पर्टिकुलर कलर्स को रिफ्लेक्ट ना करें ताकि वो स्टेन्स ना नज़र आएं। तो ऐसे में हमें क्रोमोफोर्स को अल्टर करना पड़ेगा। तो हम उन्हें अल्टर करने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को यूज़ करते हैं और उस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फिर ऑक्सीजन रिलीज़ कराएगा और ऐसे में वो जो क्रोमोफोर्स हैं ऑक्सीजन उनके साथ जब मिलेगा उनके सारे जो बॉन्ड हैं उन्हें अल्टर कर देगा। तो जो मॉलिक्यूलर मेकअप है बदल जाएगा ना, केमिकल कैरेक्टर चेंज हो जाएगा ना। तो ऐसे में फिर वो क्रोमोफोर्स अब उन लाइट्स को रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाएंगे जिन्हें वो पहले कर रहे थे। तो ऐसे में स्टेन्स नहीं नज़र आएंगे। ये बिल्कुल सरल है। देखिए आपके पास एक सफ़ेद शीट है, वाइट शीट फॉर पेंटिंग, आपने उस पर अलग अलग रंग डाल दिए तो वो रंगदार हो गई। सभी रंग मिटा दो तो वो फिर सफ़ेद हो जाएगी, तो आपके पास एक वाइट शीट थी, ये वाइट शीट थी। आपने जैसे जैसे कलर इस पर डाले तो वो कलर नेचुरली अपने आप में पिगमेंट्स ही हैं, तो उनमें क्रोमोफोर्स थे। तो जब अब उसी वाइट शीट पर लाइट फॉल हुई, विजिबल लाइट, तो उन क्रोमोफोर्स ने जैसे जैसी लाइट रिफ्लेक्ट बैक की, हमें इस वाइट शीट पे वैसे वैसे रंग दिखे, यानी कि वैसे वैसे स्टेन्स नज़र आए। हमने एक एक करके इस वाइट शीट पे से वो कलर वापस से मिटा दिए सपोज़। अब हमने वो जब कलर सारे मिटा दिए तो अब वो लाइट्स रिफ्लेक्ट नहीं होंगी जो पहले रिफ्लेक्ट हो रही थी, क्योंकि वो क्रोमोफोर्स गए और ऐसे में वाइट शीट दोबारा वाइट दिखने लगी। मूल में तो वो वाइट ही थी, बेस में तो वो वाइट ही थी, है ना? कुछ ऐसा सा ही सिद्धांत है यहाँ पर। अब एक चीज़ देखी, बड़ा यूनिक सी चीज़ थी। अब कलर एब्सेंट हो गए ना, अब कलर नहीं दिख रहे ना कोई भी। अब देयर इज़ एब्सेंस ऑफ कलर ना, तो रिज़ल्ट इज़ वाइट। और जबकि हम ये पढ़ते आए हैं साइंस में, एब्सेंस ऑफ कलर इज़ ब्लैक, कि जब कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, सब एब्जॉर्ब हो जाए, तो आंसर इज़ ब्लैक। पर अब यहाँ पे मैंने किताब के हिसाब से जो लाइन लिखी है वो कंफ्यूज कर सकती थी, इसलिए पहले एग्जाम्पल दे दिया उसे पढ़ने से पहले। उस लाइन को इस एग्जाम्पल की लाइट में समझना। ओके, सो bleach works by releasing oxygen molecules in a process called oxidation. The oxygen molecules released by bleach break up the chemical bonds of chromophores, मतलब chromophores के chemical nature को alter करेंगे। The changed chromophores, अब ये जो chromophores change हो गए हैं, the changed chromophore molecules either reflect no color, या तो ये कोई कलर नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे,
है ना, और अ कलर आउटसाइड द विजिबल स्पेक्ट्रम, या तो वो कोई कलर नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे अब जो क्रोमोफोर अब चेंज हुए हैं, या फिर वो कलर रिफ्लेक्ट करेंगे जो स्पेक्ट्रम के आउटसाइड है, तो वो भी हमें नहीं दिखेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम के बाहर के जो कलर्स हैं वो आते तो हैं सन से, जैसे कि रेडियो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, पर हम देख थोड़ी ना पाते हैं। तो अब ये जो क्रोमोफोर्स चेंज हुए हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की वजह से, अब या तो ये कोई कलर रिफ्लेक्ट ना करें या फिर ये वो कलर रिफ्लेक्ट करें जो विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर के कलर हैं। इन दोनों ही सिचुएशंस में हमारे लिए कलर हो गए एब्सेंट, तो चीज़ हो गई वापस से वाइट। क्या हो गई? वाइट, उजली सी। इतना ही था। सो द चेंज्ड क्रोमोफोर मॉलिक्यूल्स ईदर रिफ्लेक्ट नो कलर और अ कलर आउटसाइड द विजिबल स्पेक्ट्रम। दिस एब्सेंस ऑफ कलर इज सीन बाय आवर आईज एज वाइट। ओके, आई बात समझ में? तो इतनी सी कहानी थी। अब आप पूछेंगे सर क्रोमोफोर का कोई नाम तो बताओ, मुझे इसके साथ दोस्ती करनी है, कहीं फील करना है, तो अभी बता देते हैं। ये जो कैरेट होती है, कैरेट क्या होती है हिंदी में? गाजर जो होती है कैरेट, उसका रंग गाजरी गाजरी क्यों होता है? उसके गाजरी रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल हमारे लिए तो वो कौन है? क्रोमोफोर, है ना, जिसका नाम है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन कैरेट। सो बीटा कैरोटीन, आपसे कोई पूछे क्या है तो आंसर करना क्रोमोफोर। क्या है? क्रोमोफोर। और वो जिम्मेदार है किसके लिए? गाजर के गाजरी रंग के लिए। ख़त्म कहानी। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह के क्रोमोफोर होते हैं और उस चीज़ के रंग के लिए वही ज़िम्मेदार होते हैं। जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की वजह से उन क्रोमोफोर्स की जो केमिकल बॉन्डिंग है वो अल्टर हो जाती है, और जब वो अल्टर हो जाती है तो अब तक जिन विजिबल स्पेक्ट्रम के जिन कलर्स को वो रिफ़्लेक्ट कर रहे होते हैं, अब वो उन्हें रिफ़्लेक्ट या तो नहीं करते हैं या उन कलर्स को रिफ़्लेक्ट करते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर के हैं। तो ऐसे में हमारे लिए वहाँ पर फिर वो जो पहले कलर रिफ़्लेक्ट हो रहा था, पहले लाइट रिफ़्लेक्ट हो रही थी ना, वो अब एब्सेंट हो गई है। तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में शीट वापस से सफ़ेद है, हमें वो वाइट दिख रहा है। ओके, यही सारा लिखा था। अब दोबारा एक बार फ्लो में पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, सारा अच्छे से पढ़ के समझा ही दिया है ना। अब आप कहेंगे सर एग्ज़ाम्पल बताओ ना, और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर एग्ज़ाम्पल दिखाओ। लेक्चर रखा है आपने समझाने के लिए और एग्ज़ाम्पल दे नहीं रहे हो अच्छे अच्छे, तो एग्ज़ाम्पल देंगे, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देंगे। ये देखो, तो आप जब यहाँ पर एक ग्रीन लीफ को देख रहे हो, ये ग्रीन लीफ क्यों नज़र आ रही है ग्रीन? सपोज़ कीजिए कि उस पर ब्लू, रेड और ग्रीन तीनों विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर की ही लाइट कलर्स हैं ये। तो एक विजिबल लाइट फॉल हुई, और एग्जांपल के तौर पे अभी तीन ही कलर कंसिडर कर रहे हो आप, ब्लू, रेड और ग्रीन, तीनों फॉल हुए। लेकिन हुआ क्या? हेल्दी प्लांट्स, अच्छे प्लांट्स जो होते हैं, हेल्दी प्लांट्स आर परसीव्ड एज ग्रीन। वाई? बिकॉज क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स mainly the blue and red wavelength, but green light reflected by plant structures like cell wall is less absorbed। तो अल्टीमेटली क्लोरोफिल्स के कारण ही हरी पत्तियां हरी हैं, इसलिए नहीं कि जो क्लोरोफिल्स हैं वो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, खा रहे हैं, इसलिए पत्तियां हरी हैं। वो इसलिए कि क्लोरोफिल्स इस रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और जो प्लांट का स्ट्रक्चर है मेनली, जैसे कि सेल वॉल्स हैं, इनके द्वारा ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करा दिया जा रहा है, इसलिए पत्तियां हरी दिख रही हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम के, विजिबल लाइट के अंदर जो डिफरेंट कलर्स हैं, उन कलर्स में से जो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, हमारी आई उस ऑब्जेक्ट को उसी कलर में परसीव कर रही है, जैसे यहाँ पर ग्रीन। अच्छा, अब जब पतझड़ का मौसम आता है, द फॉल सीज़न,
दैट इज़ इन कनाडा, ब्रिटेन, इन मुल्कों में देखा होगा शाहरुख की फिल्मों में वो पत्ते पत्ते गिरे रहते हैं ना, मैपल लीव्स। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल देखो, वो कैसी नज़र आती हैं। देखो रेड येलो सी नज़र आती हैं, पहले ही हरे होते हैं सारे पत्ते ना जब नए नए होते हैं, पर देखो पतझड़ का समय जब आता था, फॉल सीज़न है ना, तो वहाँ पर द फॉल को ही ऑटम कहते हैं ना, तो वहाँ पर उस समय में ऐसा हो जाता है ना। तो देखो अब ये क्या हो रहा है, लीव्स चेंज कलर इन द फॉल बिकॉज देयर क्रोमोफोर्स, दैट इज़ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो लीव्स में क्रोमोफोर्स कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? द क्लोरोफिल। जैसे कैरेट में क्लोरोफोर मॉलिक्यूल कौन है? बीटा कैरोटीन। तो यहाँ पे कौन है? क्लोरोफिल। सो लीव्स चेंज कलर इन द फॉल बिकॉज देयर क्रोमोफोर्स, दैट इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन। फॉल सीजन तक आते आते, पत्तियाँ नई नहीं है ना, पुरानी है ना, तो क्रोमोफोर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो लीव्स चेंज कलर इन द फॉल बिकॉज देयर क्रोमोफोर्स ब्रेक डाउन एंड स्टॉप एब्जॉर्बिंग रेड एंड ब्लू लाइट। तो रेड एंड ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करनी अब बंद कर देते हैं, तो अब वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है अब, तो फिर अब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो पत्तियाँ वैसी नज़र आ रही हैं। तो ताज़ी पत्ती है, नई पत्ती है, जवान पत्ती है, एंड बेस्ट कंडीशन में है क्लोरोफिल, दैट इज़ द क्रोमोफोर, जो ज़िम्मेदार है एक मॉलिक्यूल के रूप में उस पत्ती के रंग के लिए, और बिल्कुल ताज़ा अवस्था में है पत्ती, तो क्लोरोफिल यानी कि क्रोमोफोर बिल्कुल बेस्ट है। तो रेड लाइट ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, ग्रीन रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पत्ती एकदम ग्रीन ग्रीन। थोड़े दिन पड़ने पर पत्ती पीली पीली, थोड़े दिन बढ़ने पर पत्ती एकदम सूखी सूखी सी, तो ब्राउन रेडिश। ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं हम पत्तों का, तो क्योंकि क्रोमोफोर जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, यानी कि कौन कमज़ोर हो रहा है? क्लोरोफिल। तो ऐसे में अब ब्लू लाइट रेड लाइट फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, रिफ्लेक्ट ही हो रही है, तो पत्ता फिर ताज़ी से उस सड़ी अवस्था में वैसा हो रहा है, फिर आपको वैसा नज़र आ रहा है, ब्राउन लाल। बस दैट इज़ द स्टोरी। यही क्रोमोफोर कपड़ों में है, और वो रंग अलग अलग तरह के रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं, उस हिसाब से हमें रंग नज़र आते रहते हैं। हमने उन्हें ही अल्टर कर देना है ब्लीचिंग पाउडर के साथ, जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होगा, और फिर हमें वो चीज़ उजली नज़र आने लग जाएगी। ओके, दैट्स ऑल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर लीवनिंग एजेंट? ये लीवनिंग एजेंट क्यों है? हमने पढ़ा भी था, वैसे समझा देते हैं। जब हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो इट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट, या कह लीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, Na2HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों है ये लीवनिंग एजेंट? पहले तो ये लीव वर्ड का मतलब छोड़ो, पहले तो लीव वर्ड का मतलब समझो, है ना। तो अगर मैं आप सबको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने से आप में एक हाई स्पिरिट इंड्यूस हो रही है, सो यू विल से दैट with all his lectures he is leaving the student with high spirits. okay, so मैं आपको उस हाई स्पिरिट के साथ छोड़े जा रहा हूँ, और ये मैंने आपको इस हाई स्पिरिट से कैसे छोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लेक्चर वो हाई स्पिरिट आप में इंड्यूस कर रहे हैं, तो लीव वर्ड ऐसे यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो अल्टीमेटली अगर हम कोई ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो ब्रेड या जो डफ है, हमारा जो आटा है, दैट मटेरियल, दैट एलिमेंट इन आवर हैंड इज़ लीविंग द डफ इन अ राइजिंग स्टेट, इन अ रिजन स्टेट, तो अल्टीमेटली दैट एलिमेंट इज़ अ पर्टिकुलर एजेंट। कौन सा एजेंट है? जो उस डफ को राइज करवा रहा है।
उसे किस अवस्था में छोड़ रहा है? राइज करती हुई अवस्था में, ऊपर आती हुई अवस्था में। तो इस तरह से ये उसे कैसे लीव कर रहा है? लीविंग दैट डफ इन अ राइजिंग स्टेट, दैट्स वाई इट इज़ अ लीवनिंग एजेंट। लीवनिंग वर्ड ऐसे यूज़ हुआ है। ओके, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि जब भी तुम, मुझे कई बार सुना होगा कि जब भी तुम्हारी संगत में हम होते हैं, जब भी तुम्हारी बातें सुनते हैं, तुम्हारा उपदेश सुनते हैं, तो मंत्रमुग्ध अवस्था में छोड़ जाते हो। बाय योर dint of knowledge you are leaving me in a state of spiritual ecstasy. You are leaving me in a state of spiritual ecstasy. That is why this particular sodium bicarbonate with its chemical properties leaving the dove in a state of rise. That's why it is a leavening agent. समझ आ गया वर्ड लीवनिंग? तो ये लीवनिंग एजेंट है। सो वाई आर बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर लीवनिंग एजेंट घरों में इस्तेमाल होते रहते हैं ऑलवेज। अ लीवनिंग एजेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट कॉजेज डफ, जो आटा गूंद के रखा है आपने, डफ टू एक्सपैंड बाय रिलीजिंग गैस वंस मिक्सड विद लिक्विड, एसिड और हीट। तो लीवनिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो उस गूंधे हुए आटे को, डफ को एक्सपेंड करवा दे। कैसे? गैस रिलीज़ करके। और गैस रिलीज़ कैसे करेगा वो लीवनिंग एजेंट, वो सब्सटेंस? जब वो रिएक्ट करेगा, जुड़ेगा, इंटरेक्ट करेगा लिक्विड के साथ, एसिड के साथ और हीट के साथ। और आप ये अक्सर करते हैं अपने घरों में बेकरी के दौरान।